गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ना है। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्मी डिराक जो है क्या। फर्मी डिराक के बारे में देखो, मैं पहले भी बात करके आई हूँ। फर्मी डिराक वो क्या है जिसमें फर्मियोन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? अपने पास क्या है, फर्मियोन्स वो क्या होते हैं, इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी जो स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ठीक है, जैसे 1/2 एच कट, 3/2 एच कट समथिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो पार्टिकल हमारे पास इस टाइप की फॉर्म में होता है, यानी कि आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, हैव द हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पिन। ठीक है, उस टाइप के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वो फर्मियोन्स। ठीक है, तो इसमें हमें फर्मियोन्स के बारे में पढ़ना है। फर्मियोन्स और क्या होते हैं? देखो, कल हमने बोज आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन था, उसमें हम बोसॉन्स लिया था। बोसॉन्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टी तो ये सेम ही होती है, नहीं, एक तो ये प्रॉपर्टी सेम होती है, वो पार्टिकल आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेकिन उनकी जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो जैसे 1 एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हाफ इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। देखो बेटा, रिलेट करके पढ़ोगे ना तो दिमाग में इन बातों को बिठाना आसान होगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़ोगे तो दिमाग में ये ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, प्लस क्या है, दोनों के लिए याद रहेंगी। ठीक है, तो वो क्या है, बोसॉन्स जो होते थे, यानी कि बोज आइंस्टाइन के में क्या था, जो बोसॉन्स पार्टिकल्स थे वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी नहीं करते। क्या होता है अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि हमारे पास नॉट मोर देन 2 पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल स्टेट, यानी कि एक सेल में एक ही पार्टिकल होगा, एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, ये अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो बेटा इतना आपको मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज फिर से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? ओबे दैट पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ये उन पार्टिकल्स को होते हैं। ठीक है, ये फर्मी डिराक में क्या होता है, असेंबली ऑफ फर्मियोन्स, स्पिन हैव हाफ इंटीग्रल, particles form are known as the fermions, they obey poly exclusion principle। किसको obey करते हैं? वो poly exclusion principle को। क्या है poly exclusion principle? not more than 2 particles can occupy a single energy state। ठीक है, मतलब a cell can accommodate only 1 particle, एक सेल में एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। नॉट मोर देन 1 पार्टिकल, ये बिल्कुल ध्यान रखने लायक बात है कि एक से ज़्यादा पार्टिकल एक वो जो अपने पास स्टेट है या सेल है उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे? हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक कंपार्टमेंट है, सॉरी, एक अपने पास पूरी जो वो है सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें वो जो सिस्टम है उसको हमने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 अप टू के कंपार्टमेंट तक। ठीक है, तो वो जो के कंपार्टमेंट तक डिवाइड किया, हर एक कंपार्टमेंट में पार्टिकल रखेंगे, जैसे N1 कंपार्टमेंट में पार्टिकल रखे हमने N1। ठीक है, तो अब 1 जो कंपार्टमेंट है उसको हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे इन द नंबर ऑफ सेल। तो हमने मान लिया कि जो 1 पार्टिकल है, उस 1 कंपार्टमेंट है उसमें हमने N1 पार्टिकल को रखा, उसको G1 सेल्स में डिवाइड करेंगे, और उसमें जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे, एनर्जी आएगी हर एक पार्टिकल की, उसमें क्या है, एक ही पार्टिकल को हम सिचुएट करा सकते हैं। ये हम फर्मी डिराक में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई? और वो Ni कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उन सेल में हम सिचुएट करा सकते हैं इन के कंपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही इस सब के बारे में हमें पढ़ना है कि हर एक पार्टिकल की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। इसे ही बोलते हैं फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 और 9 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, तो 7 में आए तब भी आपको ये कंप्लीट लिख के आना होता है, और 9 में आए तब तो लिख के ही आना होता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। फर्मी डिराक स्टैटिक्स इज अप्लाइड टू द इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, मतलब जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, विच ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दीज पार्टिकल्स हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन लाइक इलेक्ट्रॉन, इनकी क्या होती है,
हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ये सारे हो गए ना। ओनली वन पार्टिकल अनऑक्यूपाई सिंगल सेल, एक सेल में सिर्फ कितने पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, वन ही पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन फर्मियंस, हमने कंसीडर किया कैसा सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जिसमें हमारे पास फर्मियंस हैं जो ओबे करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिक्स को, ठीक है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स विद वॉल्यूम v, और ये मान लिया हमारे पास वो आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी वॉल्यूम क्या है भाई, v, हैव वॉल्यूम v, ठीक है। लेट द सिस्टम बी डिवाइडेड इनटू द k कंपार्टमेंट्स, ये सिस्टम है, इसको मैंने 1 2 3 4 अप टू k कंपार्टमेंट्स तक डिवाइड कर लिया, ठीक है। such that n1 n2 nk are the number of particles with mean energy values u1 u2 uk, समझने की कोशिश करो। ये 1 कंपार्टमेंट, ये 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 1 कंपार्टमेंट में n1 को, n2 को, यहाँ पे हम n3 को, n4 को एंड सो ऑन, यहाँ पे हम nk को पुट कराएंगे। n1 पार्टिकल की मीन एनर्जी है u1, n2 पार्टिकल की मीन एनर्जी है u2, n3 पार्टिकल की मीन एनर्जी है u3, इसी तरह nk पार्टिकल की मीन एनर्जी है uk। इतनी बात क्लियर हुई। mean energy values u1 u2 and uk in the compartments 1 2 3 k respectively. Let g1 g2 gk be the number of elementary cells. अब हमने ये एक कंपार्टमेंट उठा लिया, मैंने ये पूरा एक फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट उठा लिया, अब इस कंपार्टमेंट को किस में डिवाइड किया है, नंबर ऑफ सेल्स में। जी के बी नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन द कंपार्टमेंट 1 2 3 k तक, ठीक है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितनी सेल्स होंगी, G1 सेल्स एज ईच, और इसी तरह के कंपार्टमेंट में कितनी होंगी, GK सेल्स होंगी। एज ईच कैन कंटेन आइदर 0 और 1 पार्टिकल, या तो उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होगा या सिर्फ 1 पार्टिकल होगा, नॉट मोर देन 1 पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, ठीक है, वहां पे एक से ज्यादा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एज ईच सेल कैन आइदर 0 और 1 पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार ध्यान से सुनो। एज ईच सेल कैन कंटेन आइदर 0 और 1 पार्टिकल अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, so that number of cell should be more than 1 or equal to number of the particle in each compartments, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया क्या है, ये अपने पास पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसको मैंने के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया, हर एक कंपार्टमेंट को सेल्स में डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर हमने मान लिया कि देखो G1 सेल है। अच्छा अब बात सुनो, हम यहाँ पर कैसे देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल किस सेल में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन मैं बहुत अच्छे से पढ़ा के आई हूँ, जिसमें हम किसकी बातें करते हैं, सिलेक्शन की बातें करते हैं, अरेंजमेंट की बातें नहीं करते हैं। तो कॉम्बिनेशन जैसे हम NCR से पढ़ते हैं, N अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, R वो है नंबर है जो हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये NCR अपने पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कितनी सेल्स हैं, G1, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, N1, G1 के लिए कितने को सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, N1 को, तो G1 C N1 ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, ठीक है। अच्छा NCR जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो क्या होता है, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को इस पे ओपन करूंगी तो G1 फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल इनटू में G1 माइनस N1 फैक्टोरियल। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हमारे पास कंपार्टमेंट आ गए, सेल आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, उनकी एनर्जी हो गई, ठीक है, हमें पता चल गया उनको हमें कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम उनकी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट N1 से Nk तक इज गिवन बाय, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, इन यहाँ पर जो ये के कंपार्टमेंट है इनकी जी के सेल्स है, हर एक सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पुट किए गए, मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा सब की प्रोडक्ट किस में आएगी, हमारी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो W इज इक्वल टू G1 C N1 इंटू में G2 C N2 अप टू GK C Nk, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर हर एक पर क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, G1 C N1 G1 फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई G2 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल G2 माइनस N2 फैक्टोरियल अप टू
जी के फैक्टोरियल एन के फैक्टोरियल जी के माइनस एन के फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारे जो ये प्रोडक्ट है इसके लिए कोई समेशन तो यूज नहीं करेंगे, वो हम प्लस के लिए करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन यूज करेंगे जो कि है हमारे पास ये I is equal to 1 to k, this is denote product of all these terms, ठीक है। तो क्या है जी आई फैक्टोरियल, देखो कहाँ से I से लेकर k तक जा रहा है, तो ये 1 2 3 अपने क्या है जी आई का फैक्टोरियल एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। वेयर दिस साइन डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म्स फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ I, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली टर्म आ गई भाई मेरे पास, ठीक है। अब इसको मेरे को आगे फर्दर सोल्व करना है। फर्दर अब कैसे सोल्व करूंगी, मेरे माइंड में आ सकता है, देखो यहाँ पे मैं log अप्लाई कर देती हूँ दोनों तरफ, ठीक है। नाउ टेकिंग log ऑन द बोथ साइड, तो log w इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास log की प्रॉपर्टी होती है, मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ m डिवाइडेड बाई एन ए, तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n माइनस log ऑफ a। ये तो अच्छे से पता होगी, साइंस के स्टूडेंट हो। तो क्या हो गया अपने पास, इसी को हम इस प्रॉपर्टी से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जब कंप्लीट log अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कंप्लीट, मान लो यहाँ पे भी मैंने log अप्लाई कर दिया, इधर भी log अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये log की जो ये वाली प्रॉपर्टी है इससे ओपन कर सकती हूँ, तो क्या आ गया I इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ जी आई फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एन आई फैक्टोरियल माइनस का log ऑफ जी आई माइनस एन आई। अब देखो इस टाइप की टर्म्स हमने पहले बहुत सॉल्व की है, पहले जो हम पिछली 2 यूनिट्स करके आए हैं उसमें क्या स्ट्रेलिंग फॉर्मूला से पढ़ के आए हो। स्ट्रेलिंग फॉर्मूला मैंने बताया था क्या था, log ऑफ एन आई फैक्टोरियल, इस टाइप की कुछ टर्म है तो उसको कैसे लिखेंगे, n log ऑफ n माइनस का n, ठीक है। तो हर एक टर्म को स्ट्रेलिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं ओपन कर लूंगी, ठीक है। पहले इसको करते हैं log ऑफ जी आई, तो क्या हो जाएगा, ये समेशन I इज इक्वल टू 1 to k मेरे पास रहेगा बाहर, यहाँ पे जी आई log ऑफ जी आई माइनस का जी आई, सिमिलरली फॉर जी log ऑफ एन आई फैक्टोरियल माइनस एन आई log ऑफ एन आई माइनस का एन आई, ठीक है। इसी के लिए भी यही करेंगे, माइनस जी आई माइनस एन आई, तो एज इट इज log ऑफ जी आई माइनस एन आई माइनस का log ऑफ जी आई माइनस एन आई, और ये कंप्लीट ब्रैकेट बंद, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे देखो। अब अपने पास हो गया कि ये जो माइनस है, इसको जो प्लस है माइनस प्लस जो भी होना है उसको हम सोल्व आउट कर लेंगे थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, log w दिख रहा है, एक सेकेंड, log ऑफ w इज इक्वल टू में समेशन I इज इक्वल टू 1 to k जी आई log ऑफ जी आई माइनस जी आई, ठीक है। जब ये हमने प्लस माइनस ओपन किया तो कुछ इस टाइम की टर्म हमारी आ गई, यहाँ पे देखो जी आई से जी आई कैंसिल हो रहा है, एन आई से एन आई कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस वाले, तो क्या टर्म बच गई, log w इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to k जी आई log जी आई माइनस का एन आई log ऑफ एन आई माइनस का जी आई माइनस एन आई log ऑफ जी आई माइनस एन आई, यही बच गया। अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, फर्दर डिफरेंशिएट करूंगी, ठीक है। डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डी log ऑफ w I इज इक्वल टू 1 to k जी आई का डिफरेंशिएशन 0, log I का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, u इंटू वी से ये ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास एन आई, क्या हो जाएगा एन आई अपने पास एज इट इज u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन log एन आई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एन आई इंटू में डी एन आई प्लस में log एन आई एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन डी एन आई, ठीक है। इतनी टर्म ओपन हो गई, जी एन आई जी आई माइनस एन आई एज इट इज, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में जी आई माइनस एन आई इंटू में इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस डी एन आई, ठीक है, प्लस में log ऑफ जी आई माइनस एन आई, जी आई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं भाई, एन आई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अंदर क्या बच गया 0 माइनस डी एन आई, ठीक है। तो अब क्या हो गया अपने पास, डी log ऑफ w इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू 0 to k, अगर 0 to k वैल्यू रखूंगी तो ये वैल्यू इनको सोल्व आउट करके क्या लिखूंगी, माइनस डी एन आई माइनस डी एन आई, क्योंकि ये एन आई से एन आई मेरा कैंसिल, ये वाली टर्म मेरी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया माइनस ऑफ डी एन आई माइनस डी एन आई log ऑफ एन आई, इतनी वाली टर्म बच गई, प्लस में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो प्लस डी एन आई
प्लस डी एन आई, ये भी माइनस माइनस प्लस डी एन आई, क्या बच गया, log ऑफ जी आई माइनस एन आई। ठीक है, अब डी एन आई इसमें भी है, डी एन आई इसमें भी है, तो इन डी एन आई को मैं बाहर ले लूँ। log डी log w इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 टू k log ऑफ जी आई माइनस एन आई माइनस ऑफ log एन आई, और हमारा पूरी टर्म से बाहर क्या आ गया, जी एन आई, ये कॉमन था। ठीक है, अब अपने पास ये वाली इक्वेशंस बन के आ गए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। देखो भाई, अब हर कोई सिस्टम आना चाहता है किसमें, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यानी कि उसकी मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन, और उसको इक्वेट टू 0। ठीक है, अब इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हो या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट भी बोल सकते हो। नाउ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट फॉर विच थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W इज मैक्सिमम। मैक्सिमम करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करूंगे एंड देन इक्वेट टू 0। ठीक है भाई, यानी कि मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू क्या है, डी log ऑफ W इज इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगी, तो यहाँ मेरा क्या बन गया, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0, यहाँ पे आ गई 0 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 टू k log जी आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई इंटू में डी एन आई। ठीक है, यही आ गया। अब देखो मेरे पास जो पार्टिकल है वो n पार्टिकल था, मतलब kth कंपार्टमेंट से n1 n2 nk तक पार्टिकल रखे गए, वो क्या है, फिक्स है, यानी कि ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ये पार्टिकल अपने पास क्या है, कांस्टेंट, इनका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक बात है, तो ये अपने पास 0 के इक्वल होगा, तो इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ अल्फा से, तो मेरी इक्वेशन ये बन गई, i इज इक्वल टू 1 टू k अल्फा डी एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हर एक पार्टिकल की एनर्जी मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये n1 पार्टिकल की एनर्जी u1, n2 की u2, इसी तरह nk की uk। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी है। ठीक है, ये अपने पास ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इस वाली इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरे पास डी एन आई के रिस्पेक्ट में करना है, यू आई एज इट इज इंटू में डी एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, तो अपने पास ये इक्वेशन नंबर 7 होगी, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 बाय बीटा, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन को बाय बीटा से, तो ये इक्वेशन बन गई i इज इक्वल टू 1 टू k बीटा यू आई डी एन आई इक्वल टू किसके था, 0 के। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 8 है। इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 को यूज करके सब्ट्रैक्टिंग 6 एंड 8 फ्रॉम 7 वी हैव, तो i इज इक्वल टू 1 टू k log ऑफ जी आई माइनस एन आई इंटू में डी एन आई माइनस आई इज इक्वल टू 1 टू k अल्फा डी एन आई माइनस आई इज इक्वल टू 1 टू k बीटा यू आई डी एन आई। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे डी एन आई दोनों में तो मैं बाहर ले लूँ और इसमें भी है, तो log ऑफ जी आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई, और इस कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर आ गया डी एन आई। पूरी टर्म किसके इक्वल है, 0 के। मैक्सिमम निकालना हमें। ठीक है भाई, तो ये टर्म उधर जाके 0, तो अंदर वाली टर्म मेरी किसके इक्वल आ गई, 0 के। ठीक है, अब ये टर्म 0 के इक्वल आ गई, तो log ऑफ जी आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाय एन आई को मैं अल्फा प्लस बीटा यू आई लिख सकती हूँ। ठीक है भाई, अब ये log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंट की फॉर्म हो जाएगी, जी आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाय एन आई, ये इधर जाके बन जाएगा ई रेस टू पावर अल्फा प्लस में बीटा यू आई। ठीक है, यहाँ पे जी आई बाई एन आई माइनस जी एन आई अपॉन में एन आई, माइनस का 1 आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इनको चेंज कर देंगे एन आई बाई जी आई, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा यू आई। तो यहाँ से एन आई की वैल्यू मेरी क्या आ गई, एन आई इज इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा यू आई। ये हमारे पास क्या है, दिस रिलेशन gives Fermi-Dirac distribution of energy, या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इस टाइप के डेरिवेशंस तुम 2 कर चुके हो पहले, मैक्सवेल के लिए एंड बोज आइंस्टाइन के लिए। ठीक है, और ये फर्मी-डिराक के यहाँ पे 1 माइनस समथिंग आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस आ रहा है।
ये बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट आए वो भी आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।